हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी अरिथमेटिक का बेस है। इसमें हम लोग सबसे पहले रेशियो वाला पार्ट करेंगे और उसके बाद फिर प्रोपोर्शन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, हिंदी में जो इसका डेफिनेशन है वो कहता है कि दो सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ये द कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू लाइक क्वांटिटीज। तो लाइक क्वांटिटीज मतलब यही दो सजातीय राशियां हैं। टू लाइक क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ रेशियो। इसको डिनोट हम लोग इस साइन से करते हैं। रेशियो को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब ये टू लाइक क्वांटिटीज क्या होता है, यानी दो सजातीय राशियां क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई दो व्यक्ति है, राम और श्याम। कोई दो व्यक्ति राम और श्याम है। राम का एज 30 साल है 30 ईयर्स, और इसका जो है वो 40 साल है। श्याम 40 साल का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका रेशियो, इसके एज का रेशियो फाइंड कीजिए। तो हम रेशियो निकालने में क्या करते हैं, जो इस दोनों में कॉमन नंबर होता है, यानी जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं, यानी निकाल लेते हैं। बाकी जो पार्ट बचता है वही रेशियो कहलाता है। तो इसमें जो इसको हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 10, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 10। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 10 है। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। अब जो पार्ट बच जा रहा है वही रेशियो कहलाता है। अब राम और श्याम के एज का जो रेशियो है वो 3:4 हो गया। आपका 3:4 हो गया। मतलब रेशियो का हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो हम जब लिखते हैं, जब किसी दो दी हुई राशि का सिंपलेस्ट फॉर्म ही रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ही रेशियो होता है आपका। ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि राम और श्याम ही ले लेते हैं। ये तो इसके एज का रेशियो हो गया, इसके एज का रेशियो हो गया। अब इसके इनकम का रेशियो, अगर मान लेते हैं कि इसका इनकम 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया इसका इनकम, 5,000 मंथली, और इसका इनकम जो हो गया, ये इसका इनकम है 4,000 रुपया हो गया, 4,000 रुपया। अब कह रहा है दोनों के इनकम का रेशियो फाइंड कीजिए। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो दोनों में मल्टीप्लाई नंबर है कितना, 5 गुना 1,000 और 4 गुना 1,000। यानी इसको हम लिख सकते हैं ये 5 गुना 1,000 और ये हो गया आपका 4 गुना 1,000। तो जो कॉमन नंबर है उसको हम कैंसिल आउट करते हैं, जो बचता है उसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहां से देखिए क्या निकल रहा है कि ये राम और श्याम के एज का रेशियो है, ये राम और श्याम के इनकम का रेशियो है। इसी तरीके से और कोई दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सपोज दैट कोई दो ट्रेन है, T1 और T2 आपका दो ट्रेन है। एक की स्पीड है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरे का स्पीड जो है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है, वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:5 हो गया। अब यहां एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं कि ये एज का रेशियो है दो व्यक्ति का, ये उसके इनकम का रेशियो है, और ये दो ट्रेन के स्पीड का रेशियो है। तो यही जो क्वांटिटीज हो गया, यही सजातीय राशियां होती हैं कि मतलब दो व्यक्ति के एज का रेशियो, दो व्यक्ति का मतलब एज से एज, इनकम से इनकम, और स्पीड से स्पीड। जब इस तरीके से निकालते हैं हम लोग दो सजातीय राशियां, लाइक क्वांटिटीज हो गया, मतलब एज का एज से, इनकम का इनकम से, स्पीड का स्पीड से, उसी का हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। दो अनलाइक क्वांटिटीज हो जाए अगर, मतलब अगर किसी का एज और किसी का, सपोज दैट राम का एज तो 30 साल है, राम का एज 30 साल कह रहा है, और इसका श्याम का वेट दे दिया आपका 60 kg। अब कह रहा है कि इसका रेशियो फाइंड कीजिए। तो इसका रेशियो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है कि ये दो अनलाइक क्वांटिटीज हो गया, दो सजातीय राशियां नहीं है। तो यही हमारा सजातीय राशियां होता है, मतलब लाइक क्वांटिटीज, दो लाइक क्वांटिटीज और दो अनलाइक क्वांटिटीज ये होता है। मतलब एज का एज से रेशियो निकलेगा, इनकम का इनकम से रेशियो निकलेगा, स्पीड का स्पीड से रेशियो निकलेगा, डिस्टेंस का डिस्टेंस से निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एज का वेट के साथ रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो ये अनलाइक क्वांटिटीज है, इसको इसका रेशियो फाइंड नहीं किया जा सकता। तो यही आपका कंक्लूजन है उसके डेफिनेशन का। तो क्या कह रहा था डेफिनेशन आपका, डेफिनेशन क्या कहता है इसका,
आइए देखते हैं, देखिए डिफिनेशन, दो सजातीय राशियां वही एज का एज के साथ के बीच के तुलनात्मक संबंध तुलनात्मक संबंध को ही अनुपात कहते हैं। यही बेसिक आपका अनुपात का डेफिनेशन है ये। अब ये देखिए प्रॉपर्टी, इसका पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया। एक चीज तो समझ में आ गया कि दो लाइक क्वांटिटी, जैसे एज का एज से, स्पीड का स्पीड से, डिस्टेंस का डिस्टेंस से, वेट का वेट से, इनकम का इनकम से ही इन्हीं दो लाइक क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड किया जा सकता है, बाकी का नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी है इसका, आपका कह रहा है कि दो अलग अलग प्रोफेशनल अगर ले लें और उसका रेशियो फाइंड करना हो, जैसे डॉक्टर्स हो गया और इंजीनियर्स हो गया, अब कह दे कि इसका रेशियो फाइंड कीजिए, तो दो अलग अलग प्रोफेशनल्स का रेशियो फाइंड नहीं किया जा सकता है। जैसे यहां ले लिए रेशियो ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसके नंबर का रेशियो फाइंड करो, ध्यान रखना है ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो यहां लगेगा, ये तो कॉमन चीज है, लेकिन यही क्वेश्चंस बनाने में बहुत यूजफुल हो जाता है कॉन्सेप्ट ये। लेकिन अगर उसके नंबर का रेशियो निकालना है तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। उसकी संख्या का मतलब दो अलग अलग प्रोफेशनल्स का, दो अलग अलग प्रोफेशन के व्यक्ति का या दो अलग अलग प्रोफेशन का रेशियो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उस प्रोफेशन में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या का रेशियो निकालना हो तो उसको निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, दो इंजीनियर ले लिए और यहाँ पे एक डॉक्टर ले लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इज 2:1। तो ये सही है हमारा, ये सही है। लेकिन अगर वही दोनों प्रोफेशनल्स का रेशियो कह रहा निकालना तो वो फाइंड नहीं किया जा सकता है, वो गलत होगा। यही लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ टू डिफरेंट प्रोफेशनल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट द रेशियो ऑफ दियर नंबर्स कैन बी कैलकुलेटेड, लेकिन उसकी संख्या का रेशियो निकाला जा सकता है। अब यहाँ एक और चीज देखने वाला है कि जब दो लाइक क्वांटिटीज का रेशियो हम फाइंड करते हैं तो उसमें पहले जैसे यहाँ पे हो गया कि इंजीनियर्स और डॉक्टरों की संख्या, दो इंजीनियर्स और एक डॉक्टर का रेशियो क्या होगा, 2:1 हो गया। तो इसमें दो टर्म है, दो पद है, उसमें पहले टर्म को इंग्लिश में एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट, और हिंदी में उसको पूर्व पद कहते हैं। पहला पद एंटीसीडेंट यानी पूर्व पद यानी पहला पद, और दूसरे को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, दूसरे वाले पद को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इसको कहते हैं अनुवर्ती पद, परिणामी पद या अनुगामी पद कहते हैं दूसरे वाले को। पहले को एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरे को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं आपका। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है इसको, कि रेशियो इज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो इज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक डेफिनेशन तो वहां देखें हम लोग, लेकिन एक और चीज है जिसको हम समझ सकते हैं रेशियो का। रेशियो एक्चुअली होता क्या है, रेशियो किसी भी भिन्न का सबसे सरलतम रूप होता है, रेशियो किसी भिन्न का सबसे सरलतम रूप होता है। सपोज दैट मान लेते हैं कि वही एग्जांपल लेते हैं कि राम का इनकम 5,000 रुपया है, ये हो गया 5,000 रुपया हो गया आपका राम का इनकम, ये हो गया राम का इनकम हो गया, और श्याम का इनकम हो गया 4,000 रुपया, श्याम का इनकम हो गया आपका 4,000 रुपया हो गया, श्याम का इनकम हो गया आपका। तो हम क्या किए, इसका भिन्न ले लिए राम के इनकम का श्याम के इनकम से। अब इसका सिंपल फॉर्म हम लोग जानते हैं, निकालेंगे, इसको कह दे कि इस भिन्न का सरलतम रूप निकालिए, इस भिन्न का सरलतम रूप निकालिए, तो क्या करते हैं, इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या बचा, 5/4 बच रहा है, 5/4 बच रहा है, वही इन दोनों के इनकम का रेशियो है, इन दोनों के इनकम का रेशियो है। मतलब राम और श्याम के इनकम का जो रेशियो हो गया वो 5:4 हो गया, राम और श्याम के इनकम का जो रेशियो हो गया वो 5:4 हो गया आपका, समझ गए। तो किसी भी भिन्न का सबसे सरलतम रूप ही रेशियो कहलाता है, किसी भिन्न का सबसे सरलतम रूप, यानी इसको कह सकते, लिख सकते हैं, हमको नोट में ये हम लिख लेते हैं इसको, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन is called
रेशियो। हिंदी में किसी भी भिन्न का किसी भी भिन्न का सबसे सरलतम फॉर्म या रूप या मान, सबसे सरलतम मान हम कह सकते हैं इसको, उस भिन्न का रेशियो। रेशियो कहलाता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशियो। किसी भी रेशियो का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो आपका कहलाता है रेशियो, उसका रेशियो कहलाता है। अब जैसे एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, दो व्यक्ति के एज का रेशियो दिया हुआ है। तो राम का, सपोज दैट राम का एज 40 साल है और श्याम का एज 40 साल है, सॉरी 30 साल है। राम का एज 40 साल, श्याम का एज 30 साल है। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में रेशियो रख दें कि 40:30, तो ये गलत है, ये गलत है। रेशियो को इस तरीके से नहीं रखा जाता है। रेशियो को सबसे सिंपल फॉर्म में रखा जाता है, मतलब जो कॉमन नंबर है उसको कैंसिल आउट करने के बाद जो टर्म बचता है वही रेशियो कहलाता है। तो इसके एज का जो रेशियो हो जाएगा वो 4:3 होगा, ना कि 40:30 होगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों के इनकम का रेशियो 5,000:4,000 नहीं है, बल्कि 5:4 यानी 5:4 होगा। मतलब रेशियो किसी भी भिन्न का सबसे सरलतम मान है। रेशियो किसी भिन्न का सबसे सरलतम मान होता है। अब इसको कुछ और एग्जांपल से देखते हैं। इसमें हम लोग सर दे दिया हुआ क्वेश्चंस में हो कि यहां पे लिख दिया कि 0.7 और ये 9 हो गया। अब कह रहा है कि इसका सबसे सरलतम मान लिखिए, इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में रखिए रेशियो को। क्या करते हैं, ये पॉइंट को हटाना होता है हमको, पॉइंट को। अच्छा, इसका एक ये भी है कि जैसे यहाँ पे इनकम आया था, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि 5,000 और 4,000 ये इनकम था, तो रेशियो क्या हुआ, 5/4 हो गया। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसका HCF हमेशा 1 आना चाहिए, इसका महत्तम समावर्त हमेशा 1 होना चाहिए। HCF जो हो गया वो हमेशा महत्तम समावर्त जो होता है, हिंदी में जो महत्तम समापवर्त जो होता है, यानी HCF जो होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए इन दोनों का, जिसका रेशियो हम लोग ले रहे हैं। तो एक तरीका ये भी हो गया आपका चेक करने का, आपका रेशियो सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है आपका। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं उसको, तो उसका HCF हमेशा 1 आएगा। तो यहां देख लेते हैं, यहाँ पे इसको हमको इस फॉर्म में रखना है। यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट हटा, वो दशमलव में नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, हमेशा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है, ताकि वहां से और कैलकुलेशन ना किया जा सके, और उसका HCF हमेशा 1 होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, हम लिख लेते हैं 7/10 लिख लेते हैं, और ये हो गया 9। अब 10 यहां से हटाना है, यहां से रिमूव करना है, क्या करते हैं हम लोग, अब ये तो माइंड में हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि पॉइंट हटाते यहाँ पे 0 हो गया, 7/90 हो गया। लेकिन चूंकि मैं अभी बता रहा हूं इसलिए मैं डिटेल से इसको कर रहा हूं, नहीं तो ये सीधे हो जाता 7:90, 7:90 हो जाता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ ये ध्यान रखना है, रेशियो में एक टर्म से होता है, जो चेंजेस पहला टर्म में होगा, एंटीसीडेंट में होगा, वही कॉन्सिक्वेंट में होगा, यानी जो पहला पद में होगा वही दूसरा पद में चेंजेज होगा। तो यहाँ जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 10 से 10 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया आपका, ये हो गया आपका 7/10 हो गया, और ये 9 हो गया। यहाँ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया आपका, कैंसिल हो जाए, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या हो गया, 9 × 10 हो गया, ये आपका 90 हो गया। 7:90 यानी 7:90 हो गया, इसका ये सिंपल फॉर्म है। इसी तरह से हम फ्रैक्शन ले लेते हैं, सपोज 1/2 और ये आपका 4/5 दे दिया। अब कह रहा है इसको
सरलतम रूप में इसको लिखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, इसका रेशियो फाइंड कीजिए। तो जब दो टर्म दिया हुआ हो तो कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 1 × 5 क्या हो गया, 5 हो गया, और इस टू 8 हो गया। यही इसका रेशियो, यही सबसे इसका सरलतम रूप हो गया आपका। ठीक है, जब दो टर्म दिया हुआ हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर देते हैं आपका। हाँ, अब जब 3 टर्म दिया हुआ हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग, 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, और 1/6 हो जाए, सपोज दैट। अब कह रहा है इसको कि आप इसका रेशियो फाइंड कीजिए, इसको सरलतम रूप में लिखिए, ये कह रहा हो। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग कि जो आपका ये जो भिन्न है, इसका जो हर वाला पार्ट है उसका एलसीएम ले लेते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं और पूरे टर्म को उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम निकाल लिए किसका हम लोग, एलसीएम निकाल लिए हम लोग, एलसीएम निकाल लिए 2, 3 और 6 का एलसीएम निकाल लिए, 2, 3, 6 का एलसीएम निकालिए। तो 2, 3, 6 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। 2, 3, 6 का एलसीएम हमारा 6 हो गया, 2, 3, 6 का एलसीएम 6 हो गया। 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1/6 हो गया। देखिए, तो ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 रख लिए। यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1, तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो, क्या बचेगा, 1 हो गया। 3:2:1, यानी 3:2:1 हो गया आपका। ठीक है, जब तीन टर्म दिया हुआ, 3 पद हो तो फिर एलसीएम ले लेंगे, 4 रहे तब भी, 5 रहे तब भी एलसीएम ले लेंगे और उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो कैलकुलेशन आया आपका वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो का, यही रेशियो का वो सरलतम मान हुआ आपका, यानी वही वो रेशियो हुआ आपका। 2 में इस तरीके से करेंगे, पॉइंट रहे तो ये हुआ। कहने का ये अर्थ हुआ कि रेशियो को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अब यहाँ ये हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग यही कह रहा था कि रेशियो इज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरा हो गया कि किसी भी भिन्न का सबसे सरलतम रूप ही, किसी भी भिन्न का सबसे सरलतम रूप ही रेशियो कहलाता है। कोई भी भिन्न ले लीजिए, जो भी कैंसल आउट होकर के टर्म बचता है तो उसको आप फ्रैक्शन में लिखिए, भिन्न में लिखिए इस तरीके से, या इसी को आप रेशियो में लिखिए, दोनों सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि रेशियो की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। अब ये एक चीज तो हम लोग समझ गए कि रेशियो आपका क्या है, सबसे किसी भी दो लाइक क्वांटिटीज का सबसे सरलतम मान होता है। रेशियो क्या होता है, किसी भी दो सजातीय राशियां या लाइक क्वांटिटीज का सरलतम, जैसे एज का एज से हो गया, किसी दो व्यक्ति का एज हो गया, इनकम हो गया, दो ट्रेन का स्पीड हो गया, या दो जगह का डिस्टेंस हो गया आपका, तो उसका जो सरलतम फॉर्म होता है वही कहलाता है आपका रेशियो कहलाता है। तो इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। जिसका ये सरलतम फॉर्म, जिसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या जिसका ये रेशियो है, उसी का यूनिट ले लेता है, या उसी को के यूनिट को ये रिटेन किए रहता है, उसी का यूनिट ले लेता है या उसी के यूनिट को रिटेन किए रहता है, बनाए रखता है ये आपका। सपोज दैट किसी दो व्यक्ति की उम्र दी हुई हो साल में, तो 3:4 हो गया, तो वही हो गया। अगर मंथ में दिया हो तो ये दे देंगे, अगर डे में दिया हुआ हो, दिन में दिया हुआ बच्चा हो आपका, ठीक है, तो डेज हो जाएगा, या केजी में हो तो केजी हो जाएगा आपका। मतलब इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होता, जिसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसका ये रेशियो है, उसी का यूनिट ये ले लेता है आपका। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल, जैसे वही ट्रेन वाले ले लेते हैं, ट्रेन जैसे ले लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड हो गया आपका T1 T2, यहाँ ले लेते हैं अगर ये 20 मीटर प्रति सेकेंड है, 20 मीटर प्रति सेकेंड है, और ये हो गया आपका 25 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ये हो गया आपका 25 मीटर प्रति सेकंड है, 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ इसका रेशियो निकालेंगे तो कॉमन टर्म से क्या है, 5 इसमें भी 5 इसमें भी है, तो क्या बच जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं रेशियो 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। मतलब इसी का यूनिट ये ले लेता है या रिटेन किया रहता है, बनाया रहता है, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता। आगे कह रहे हैं कि जब भी रेशियो को हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुना किया जाता है। जब भी कोई, जैसे किसी भी दो व्यक्ति के इनकम का रेशियो दिया हुआ हो, किसी भी दो व्यक्ति के, सपोज दैट राम और श्याम के इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो 6:1
5 है। अब इसका जो कह रहा है कि वैल्यू रेशियो हटाइए और वैल्यू फाइंड कीजिए, तो हम क्या लिखते हैं, हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली x से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको जनरली x से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका जो इनकम हो जाएगा, राम का जो इनकम होगा वो क्या हो जाएगा, ये 6x हो गया। क्या हो गया, 6x हो गया। और जो श्याम का इनकम हो गया आपका, श्याम का जो इनकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 5x हो गया। अब ये जो निकलता है वैल्यू टर्म निकलता है, इसको क्वेश्चंस बनाने में यूज किया जाता है। जैसे इस एग्जांपल को समझते हैं, अगर ये कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति है, मान लेते हैं सपोज दैट ये उस दोनों के एज का रेशियो है, ये उस दोनों के एज का रेशियो है। ये पता कैसे चलता है, ये क्वेश्चंस में आगे दिया रहेगा, जो आपका जो कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। जैसे सपोज दैट क्वेश्चंस दिया हुआ हो कि ए और बी दो व्यक्ति का के एज का रेशियो 3:4 है, और उसके एज का जो सम है, जोड़ है, उसके एज का जो जोड़ है वो 21 साल है, 21 वर्ष, वो 21 वर्ष है, 21 साल है। ए और बी के उम्र का जोड़ 21 साल है और रेशियो 3:4 है। तो जब हम रेशियो हटाए तो क्या निकला, द वैल्यू ऑफ एज या द वैल्यू ऑफ ए या एज ऑफ ए इक्वल 3x और एज ऑफ बी इक्वल 4x हो गया। और यही दिया इन दोनों का जोड़, तो जोड़ क्या हो गया आपका, देखिए 3x और प्लस 4x। क्वेश्चंस कह रहा है कि दोनों के एज का रेशियो 3:4 है और उसका जोड़, दोनों के एज का जोड़ जो है 21 साल है, तो दोनों का एज फाइंड कीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग ये हटाए तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई के रेशियो हटाए तो क्या हो गया, 3x हो गया और ये 4x हो गया। मतलब a का एज 3x और b का एज 4x, दोनों को ऐड कर दिए तो इसके बराबर हो गया आपका 21 हो गया आपका। ये 21 है, ये 21 हो गया आपका। ये 3x प्लस 4x बराबर 21 है। तो कितना हो गया, देखिए ये 7x हो गया बराबर 21। इसका वैल्यू कितना आ गया, सॉरी x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर कितना हो गया आपका, ये हो गया 3। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा x का वैल्यू, तो 3 × 3 तो ये हो गया 9। a का एज 9 हो गया और b का एज कितना हो गया आपका, 4 × 3 बराबर 12 हो गया। तो 9 + 12 21 साल हो गया। तो यही कहते हैं कि जब भी हम लोग रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। वो वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग x का यूज करते हैं। एक तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उसके रियल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि इनकम था 5,000 रुपया, इनकम था 5,000 और दूसरे का इनकम 4,000, दोनों का रेशियो निकला 5:4। फ्रैक्शन या रेशियो दोनों सेम ही होता है, इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। अब इसमें हम 1,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या अंतर होगा, रेशियो तो यही निकलेगा, क्योंकि रेशियो होता ही है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो वही कह रहा है कि अगर हम 5:4 लें और क्वेश्चंस के हिसाब से, चूंकि यहाँ देखिए आपको लग रहेगा ये सब तो कॉमन चीज है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं और सॉल्व करने लगते हैं तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। मैंने बहुत सारा बच्चा होता है जिसका आपका बेस कमजोर रहता है, तो उसको समझ में नहीं आता। ये भी नहीं समझ में आ पाता है कि जब रेशियो में हम एक टर्म से में मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे में भी हो जाता है, या एक टर्म को डिवाइड करते हैं तो दूसरा भी उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता है आपका। ठीक है, अब इसी में जैसे फिर से हम लोग ये 5:4 है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 400 हो जाएगा। 500 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। अब फिर से जब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 5:4 हो जाएगा आपका। तो यही इसका कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देख लेते हैं कि अगर इसका ये रेशियो ले लेते हैं 2:3 ले लेते हैं, सपोज दैट 2:3 लेते हैं। अब इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2:3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या आ जाएगा आपका, क्या रिजल्ट आया आपका, रिजल्ट आया 20:30। फिर से जब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, निकालेंगे तो यही आ जाएगा। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। हमें इसमें कितना से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, 100 से, 1000 से, वेरिएबल से, x से, y से, कोई अंतर इसके इस फॉर्म पे नहीं होता है, कोई चेंजेस इसमें नहीं होता है। अब इसी तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये 2:3 है, अगर हम लोग इसको डिवाइड किए सपोज दैट 2 से कर लेते हैं
2:3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ही बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो गया 1:5 हो गया। जब पॉइंट हटाएंगे इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, जो अभी हम लोग पॉइंट वाला देखे थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो फिर से यही आ जाएगा आपका। यही कह रहा है कि रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो फिर से अपने सिंपल फॉर्म में आ जाएगा जब उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए यहां से क्वेश्चंस है, कह रहा है कि ये कुछ बेसिक चीज था, बहुत ही बेसिक चीज है जिसको समझना जरूरी था। एक बार जाकर के आप इसको फिर से देखिएगा तो समझ में आएगा, और ये बहुत ही यूजफुल है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। अभी तो आगे बहुत सारा है, आगे बहुत मिलेगा आगे जाकर के, लेकिन ये सब छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको क्वेश्चंस में बनाने वक्त यूज किया जाता है। अब देखिए ये है, कह रहा है इफ a is to b equal 2:3 एंड b is to c equal 4:5, कह रहे हो फाइंड a is to b is to c। अब फाइंड कीजिए a b c, फाइंड कीजिए। ये कह रहा है आपका a b c फाइंड कीजिए। देखिए इसको हम दो तरीके से निकाल लेते हैं। पहला हो गया आपका, दिया हुआ है कि a is to b equal 2:3 दिया हुआ, a is to b equal 2:3, और b is to c जो दिया हुआ है, b is to c दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है a is to b is to c फाइंड कीजिए, a is to b is to c फाइंड कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां हमको ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। यहां देख रहे हैं a is to b, b यहां भी है, और b is to c यानी b यहां भी, तो कॉमन ये है। तो जब कॉमन है तो इसका वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए। जब ये कॉमन दोनों में है तो वैल्यू तो दोनों का सेम होना चाहिए लेकिन चूंकि यहां 3 दिया हुआ, यहां 4 है, तो हम इसमें यही करते हैं, इन दोनों वैल्यू को बराबर करते हैं। इसको बराबर करने के लिए जो भी आपका वही कैलकुलेशन करता है या जो भी तरीका आप यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं और उसको बराबर करते हैं, वो फिर निकल आता है ये। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 3 है, ये 4 दोनों दो अलग अलग डिफरेंट नंबर है, तो हम क्या करते हैं इस पूरे टर्म को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस पूरे टर्म को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 तिया 12 और यहाँ पे भी 4 तिया 12, मतलब दोनों बराबर हो जाए। तो हमको वो नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों मल्टीप्लाई करें, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाए, वो नंबर ढूंढना है। तो यहाँ हम देखें, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो इसमें अपने आप होता चला जाएगा। जब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ये होता चला जाएगा। ये आपका था, ये 2:3 और ये आपका था 4:5 हो गया, 4:5। इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 4 से इसमें 3 से। अब यहाँ वही है कि जब एक पद में मल्टीप्लाई होगा, ये कॉन्सिक्वेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो एंटीसीडेंट में अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मतलब हम दोनों पद में मल्टीप्लाई, ये तो हम समझ चुके हैं इस चीज़ों को। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई, ये 12 यहाँ 12, दोनों इक्वल होगा। तो वही वो नंबर ढूंढना है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो दोनों जगह बराबर हो जाए। अब कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। देखिए तो ये यहाँ होगा 4 दूना 8, ए का वैल्यू आ गया कितना, 8 आ गया। बी 4 तिया 12, तो 12 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ ये चूंकि कॉमन है तो 4 तिया 12 यहाँ भी तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, और ये हो गया 5 तिया 15 हो गया। 8:12:15। एक तो ये तरीका हो गया आपका, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका है, अब दोनों में से जो भी तरीका आसान लगे और जल्दी हो वो आप लिख सकते हैं। आप A:B:C लिख लीजिए। A:B का वैल्यू रख दीजिए कितना, 2:3 रख दीजिए। B:C का वैल्यू रख दीजिए कितना, 4:5 रख लीजिए इसको। अब क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ कर लेना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 4, ये निकल जाएगा ए का वैल्यू, ए के सामने लिख दीजिए 4 दूना 8। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ये 4 तिया 12, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 होगा। 8 12 15, 8 12 15। तो दोनों में जिस भी तरीके से आप कीजिएगा आंसर आ जाएगा आपका। जो भी आसान और जल्दी हो कर लें, कभी कभी इससे हो जाता है, कभी कभी इससे हो जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है इफ a is to b इक्वल इतना,
एंड सी इज टू बी इक्वल इतना, देन ए इज टू बी इज टू सी फाइंड कीजिए। अब यहां देखिए थोड़ा सा चेंजेज है, क्या है कि दे दिया है आपका ए इज टू बी इक्वल कह रहा है 2:5, ए इज टू बी इक्वल 2:5 कह रहा है, और सी इज टू बी इक्वल 7:3 कह रहा है, और कह रहा है आप ए इज टू बी इज टू सी फाइंड कीजिए, ये कह रहा है निकालने के लिए। अब ये ध्यान रखना है कि हमको कॉमन चीज ढूंढना है कि दोनों में कॉमन क्या है, ए इज टू बी में बी है, सी इज टू बी में बी है, तो कॉमन ये है, कॉमन ये है, और दोनों क्या है, अनुगामी पद है, यानी दोनों कॉन्सिक्वेंट है, दोनों कॉन्सिक्वेंट है। पहले क्या था, एक था आपका कॉन्सिक्वेंट था, दूसरा क्या था, एंटीसीडेंट था आपका, ठीक है, मतलब एक ए इज टू बी था और बी इज टू सी था। तो जहां भी रहे उसी का वैल्यू हमको इक्वल करना है, पहले उसका वैल्यू, एक वैल्यू यहां था, दूसरा यहां था, यहां दोनों वैल्यू यहां थे, ये ध्यान रखना है कि इन दोनों वैल्यू को इक्वल करना है। जैसे क्वेश्चन दे रहा उसी तरीके से चेंजेज करेंगे, ये नहीं कि अब इसको इक्वल करने लगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ए इज टू बी इज टू सी निकाल करके बैठे हुए हैं, नहीं, वो गलत होगा, ये ध्यान रखना है इस चीज को। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कौन सा नंबर लेके दोनों जगह सेम हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 हो जाएगा, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 15 आ जाएगा, और दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। तो वही करते हैं, यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, 6 निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया, 3 दूना 6, ए का वैल्यू निकल गया। इसी तरीके से यहाँ पे 5 दिया 15, ये हो गया 15 हो गया, आपका 15 हो गया। और सी क्या हो गया, 7 × 5 = 35, ये सी हो गया आपका 7 × 5 कितना हो गया, ये 35 हो गया आपका, 35, और 20 5 या 15 तो ऑलरेडी बी है ही है, तो क्या निकल गया 6:15:35 हो गया आपका। तो ये ध्यान रखना है कि ए इज टू बी दिया हुआ या बी इज टू सी दिया हुआ या सी इज टू बी दिया हुआ। अब आते हैं इसमें, देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ ए इज टू बी इक्वल 6:7, ए इज टू बी इक्वल दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ, और फिर ए प्लस बी इज टू सी इक्वल 5:9 दिया हुआ। और फिर देखिए दोनों में ढूंढना, और वही ए इज टू बी इज टू सी फाइंड करना है, ए इज टू बी इज टू सी फाइंड करना, ए इज टू बी इज टू सी फाइंड करना। अब ये ढूंढना है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो यहां देखिए ए इज टू बी है, यहां ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, तो देखिए ए प्लस बी, और यहां भी तो ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी कर देंगे तो ए प्लस बी निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ ए प्लस बी का जो मान है वो 13 दिया हुआ है, 13 है, और यहाँ ए प्लस बी का मान ये 5 है, ये आपका ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो फिर दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा उसी तरीके से। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा आपका। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, यहां हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां क्या करेंगे हम लोग, इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, देखिए 65 हो गया और ये 27 हो गया, 65 हो गया और 27 हो गया। और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, देखिए 30 आ गया और ये 35 आ गया। अब देखिए a प्लस बी जोड़ेंगे तो 30 + 35 65 हो गया, यहाँ ए बी का मान 65 हो गया, देखिए दोनों जगह बराबर हो गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना है, ये 30 है, यहाँ पे लिख दिए, a का वैल्यू 30 लिख दिए। यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू कितना है आपका, ये 35 है, यहाँ 35 लिख दिए हम लोग, b का वैल्यू 35 लिख दिए। अब यहाँ से देखिए c का वैल्यू निकाल लेते हैं, c का वैल्यू कितना है 27 है, तो 27 ले लेते हैं यहाँ 27, ये 27। a इज टू बी यहाँ पे 30 35 तो निकल ही गया, और यहाँ a प्लस बी 65 है, ये 65 हो गया, और बचा क्या c, तो 13 सॉरी 27 नहीं 117 सॉरी 13 × 5 = 65 और 13 × 17 से 117 हो गया, ये भी यहाँ भी 117 है, 117। तो 30:35:117, A:B:C। तो यही ढूंढना क्या है, कॉमन क्या है, जो दोनों में रिलेशन बिल्ड करता हो। तो यहाँ A is to B, तो A प्लस बी
और यहाँ a प्लस बी हो गया आपका। यहाँ था कि बी बी दोनों जगह कॉमन है, पहले क्वेश्चंस में भी बी प्लेस अलग अलग जगह अलग अलग था लेकिन कॉमन बी था, यहाँ पे a प्लस बी कॉमन है। अब आगे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कर रहा है कि फिर a इज टू बी प्लस सी इक्वल 4/5, मतलब a इज टू बी प्लस सी इक्वल 4/5 दिया हुआ है। और यहां पे क्या है, b इज टू सी प्लस ए बराबर 3/7 यहां पे दिया हुआ। अब कह रहा है a अनुपात b अनुपात c फाइंड कीजिए। अब यहां पे फिर से वही ढूंढना है जो पहले 3 क्वेश्चंस में किए कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का जोड़ यही कॉमन, बाकी सब तो अलग है। यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b प्लस सी है, यहाँ c प्लस, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो कॉमन क्या है, तीनों का जोड़, a प्लस बी प्लस सी का जोड़, इन तीनों का जोड़। इसमें भी a b c है तो इसमें भी, तो इन तीनों का जोड़। अब जोड़ क्या आ रहा है, देखिए जोड़ यहाँ आ रहा है, ये प्लस किए तो ये 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, ये 10 आ रहा है। और बनाना हमको दोनों को बराबर है, दोनों जगह जोड़ सेम आना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आए वही हमारा इन दोनों का ये रेशियो हो जाएगा आपका। तो यहाँ क्या रिजल्ट आया, यहाँ आपका रिजल्ट आ गया पहला वाला में, ये आपका क्या आ गया, ये हो गया 40 और ये 50 हो गया आपका, 40 और 50 हो गया। ये 10 चौक 40 और 10 पचे 50 हो गया। तो मतलब तीनों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो a का वैल्यू देखिए पता चल गया हमको, a का वैल्यू हमको पता चल गया कितना हो गया, 40 हो गया। अच्छा यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका, यहाँ क्या हो गया, ये 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63 हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है, b इज टू सी प्लस ए, यहाँ से b का वैल्यू पता चल गया, ये किसका रेशियो है, b का रेशियो और c प्लस a का रेशियो हो गया। तो यहाँ ये 27 हो गया, ये हमको पता चल गया, ये 27 पता चल गया। यहाँ क्या था पहला में, a इज टू बी प्लस सी, तो a का रेशियो निकला 40 निकला, b प्लस सी का रेशियो 50 निकला। और देखिए a प्लस b तो निकल गया और तीनों का जोड़ 90 हो रहा है, 40 प्लस 50 90, यहाँ भी 27 प्लस 63 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, तीनों 90 होना चाहिए। इसमें 40 तो पहले है ही, ये 27 है, तो 40 है तो 50 और होना चाहिए। तो 27 यहाँ है, घट कितना आ रहा है, 23 घट रहा है। कितना घट रहा है, 23। तो सी का वैल्यू 23 हो जाएगा, सी का वैल्यू 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। ये देखिए जब भी आप बनाएंगे अलग अलग अरिथमेटिक, जब भी हम लोग बनाएंगे अलग अलग टॉपिक में इसका यूज होगा, इस तरीके से निकालना होगा। जैसे इनकम वाले में हो जाएगा, शेयर वाले में हो जाएगा आपका, उसमें हमको इस सब का यूज आएगा आपका। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूजफुल है, जो बाकी सारे टॉपिक में यूज होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है इफ a इज टू बी इक्वल 2:5, b इज टू सी इक्वल 3:4 एंड c इज टू, ये एंड है, ये एंड c इज टू d इक्वल 7:9, देन फाइंड ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको बनाने से पहले। a इज टू b, ये b इज टू c, c इज टू d। तो क्या कह रहा है, ये है आपका 2:5, ये है आपका 3:4, 3 है, 2:5, 3:4 और ये हो गया आपका 7:9 हो गया। तो पहले इसको निकाल लें, इसके पहले हम निकाल लेते हैं कि अगर क्वेश्चंस में कह दे कि फाइंड a इज टू d, फाइंड a इज टू d फाइंड करें, तो कुछ नहीं करना है, बस ये वाला टर्म आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, और ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a d निकल जाएगा आपका। अगर सिर्फ ये चारों दिया हुआ हो, a इज टू b, b इज टू c, c इज टू d दिया हुआ हो, c इज टू d, और कह रहा हो कि a इज टू d फाइंड कीजिए, तो इन तीनों टर्म को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए, a का वैल्यू निकल जाएगा, और इन तीनों टर्म को वर्टिकली मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका d का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 7 21 दूना 42 हो गया, a का वैल्यू हो गया 42 हो गया, और ये हो गया आपका देखिए कितना 5 चौक 20, और ये हो गया आपका 180 हो गया। a इज टू d निकल गया आपका, ये a इज टू d है। अब आते हैं हम लोग
क्वेश्चंस पे A:B:C:D फाइंड करना हो तो कैसे, तो देखिए इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकालते हैं। एक पहले स्पेस फिलिंग वाला, मतलब जगह भरने वाला, जो प्लेस जो खाली प्लेस है उसको भरने वाला, एक तो वो तरीका हो गया A:B:C:D लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, वैल्यू रखते चलते हैं। क्या हो गया आपका, देखिए A:B कितना है, 2:5 है। B:C कितना है, यहां रख दीजिए, 3:4 है। C:D कितना है, 7:9 है यहाँ पे। तो ये जो खाली प्लेस है ये वाला, ठीक है, इधर ये वाला, इधर ये वाला, इधर ये वाला, आगे जो है उसको हमको फिल करना है। देखिए क्या किससे फिल कर, जो उसका नेबरिंग नंबर है, जो पड़ोसी वाला नंबर है, ठीक है, उससे। जैसे इसको एक तरीके से ये समझ लेते हैं कि कहीं गांव या कहीं जगह पे, कहीं प्लेस पे या छोटे कस्बों में जो जगह इनक्रोच करता है वो कौन करता है, जो पड़ोसी होता है। सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो घर के आदमी से होता है, बगल वाले से होता है, तो वो जगह इनक्रोच करता है। उसी चीज़ को माइंड में रखिए, सबसे जो साइड वाला, सबसे जो बगल वाला है वही उस प्लेस को फील करेगा। तो यहाँ क्या है, इसमें 5 है, तो पड़ोसी, ये पड़ोस वाला जो खाली जगह है उसको ये फील करेगा, इनक्रोच करेगा। यहाँ पे गांव में होता है, ले जाकर के वहाँ पे जानवर वगैरह बांध देता है, वहाँ पे वो हो गया जगह, उसको फिर धीरे धीरे क्या करता है, उस पूरी जगह को घेरा में ले लेता है आपका। तो वही हो गया ये आपका, यहाँ पे ये पड़ोसी इसका ये 5 हो गया, यहाँ 5, यहाँ पे ये, यहाँ भी जो बचा 5 फिल कर दीजिए। यहाँ पे इसका पड़ोसी कितना है, ये 4 है, तो यहाँ 4 रख दे। यहाँ पे इसका पड़ोसी कितना है, देखिए ये 3 है। ये जो खाली स्पेस था इसका पड़ोसी, किसके पड़ोस में, ये खाली जगह 3 के, तो 3 यहाँ पे आ गया। यहाँ 4 के बगल में था तो 4 हो गया। और यहाँ पे दोनों जगह पे, चूंकि लंबा जगह है तो यहाँ 7 दोनों जगह पे आ जाता है। ये फिल हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पे, ये वाला, और यहाँ ये वाला हो गया, यहाँ ये वाला हो गया, यहाँ ये, और यहाँ ये हो गया। अब इसको आप वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 7 या 21, और ये 42 हो गया आपका। देखिए 5 या 15, 105 हो गया, ये देखिए यहाँ पे। ये हो गया आपका 140 हो गया यहाँ पे। यहाँ देखिए 180। A:B:C:D। अब देखिए A और D हम पहले निकाले थे, 42 180 तो निकल रहा है आपका 42 180। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम कर सकते हैं, थोड़ा और जल्दी इससे हो जाता है, वो हो गया इसी तरीके से रख लेते हैं इसको हम लोग। A:B इक्वल हो गया आपका 2:5, ये हो गया। B:C हो गया, B:C हो गया 3:4, और C:D जो हो गया आपका, C:D जो हो गया आपका, वो हो गया 7:9, 7:9। अब देखिए क्या करना है इसमें, और निकालना है हमको A:B:C:D। अब क्या करना है, देखिए निकालना है A:B:C:D। क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये एक तो A निकल गया, ऐसे D निकल गया, ये तो हम पहले से जान रहे हैं। तो 7 या 21 दूना 42, ये हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वर्टिकली हो गया मल्टीप्लाई, तो A तो निकल गया, AD तो निकालना हम जान रहे हैं पहले से। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, A निकल गया, तो ये हो गया यहाँ पे 42 रख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम लोग कितना, ये 180 रख लेते हैं यहाँ, 180, 5 चौक 20, ये और 9 180 हो गया। अब देखिए B जब निकालना तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 या 15, 105 हो गया, 15 सत्ते 105 हो गया, 15 सत्ते 75 से 105 हो गया। तो B का वैल्यू निकल गया, देखिए आपका 105। कैसे निकालते हैं कि इसको इसके साथ, ये वाला टर्म नहीं लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये भी निकल गया। C निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 चौक 20 हो गया, और ये 7 140 हो गया, 140 हो गया। देखिए निकल गया 42:105:140:180 हो गया। तो ये ABCD का रेशियो निकल गया। ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट।